अफ्रीकन रिफ्ट वैली यहां से होकर के जाता है और यहां से होता हुआ आगे देखे थे ना दानाकिल डिप्रेशन, है ना, लोएस्ट पॉइंट अफ्रीका का सबसे निचला पॉइंट दानाकिल डिप्रेशन यहां तक जाता है। और इन्हीं हिस्सों में अफार ट्रायंगल है, इन्हीं हिस्सों में तिग्रे के बाद में बगल में अफार, इन्हीं हिस्सों में हमको ज्वालामुखी की गतिविधियां देखने को मिल रही। और ये हाल ही में नवंबर 2025 में, मतलब अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले इस क्षेत्र में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, नाम था हेली गुब्बी, लिखा होगा यहां पर कहीं पर हेली गुब्बी ज्वालामुखी। कहां पर? तिग्रे क्षेत्र का वो हिस्सा या पूर्वी हिस्सा जिसको हम अफार ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। कौन सा? अफार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऊपर जो देश है उसका नाम है एरिटेरिया, अफार ट्रायंगल। यहां पर हमको ज्वालामुखी का विस्फोट देखने को मिला है। लोकेशन वही दानाकिल, अफार, लोवेस्ट पॉइंट इस जगह पे हुआ है। तो ऐसे शब्दों को ध्यान में रखिएगा। दानाकिल का डिप्रेशन कहां पर अवस्थित है, अफ्रीका का लोवेस्ट पॉइंट है, किस देश में अवस्थित है ना, ऐसे कुछ लोकेशंस पूछेगा। यह जानना चाहेगा हाली गुब्बी ज्वालामुखी इनमें से कहां पर अवस्थित है, तो अगर वहां लिखा हो दानाकिल डिप्रेशन या है ना दानाकिल डिप्रेशन तो उस पर टिक कर दीजिएगा। ये ना लिखा हो, अफार ट्रायंगल लिखा हो तो ध्यान में रखिएगा। तो लगातार अफार ट्रायंगल या आप कह सकते हैं कि तिग्रे वाले क्षेत्र में विवाद की स्थिति है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जांपल है। इस कॉन्फ्लिक्ट में कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, इसी क्षेत्र में जाकर के ज्वालामुखी का भी विस्फोट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। रीजन क्या है इसका? प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर हम कहें कि पूरा का पूरा प्लेट अफ्रीकन प्लेट है, तो यहां पर अफ्रीकन प्लेट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। जो पूर्वी हिस्सा है उसका नाम है सोमाली का प्लेट और जो पश्चिमी हिस्सा है उसका नाम है नूबियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट का ही दो हिस्सा जो यहां से दानाकिल के प्लेन से एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ, तो इसका नाम पड़ गया सोमालिया है इधर, तो सोमालियन प्लेट। और इस तरफ लीबिया का मरुस्थल है, नाम है नूबिया, तो नूबियन प्लेट। दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नूबिया बताए थे ना, लीबिया का जो मरुस्थल है सहारा का, उसको नूबियन है ना या नूबिया के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो उस संदर्भ में नाम पड़ गया नूबियन प्लेट। तो यूपीएससी उस दिन पूछेगा है ना कि हेली गुब्बी जो है वो दानाकिल डिप्रेशन में अवस्थित है, स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट कहेगा कि ये पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी पे अवस्थित है और ये एक अपसारी प्रकार के ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट कहेगा कि यहां पर नूबियन प्लेट और सोमालिया प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर कहेगा कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो स्टेटमेंट गलत होगा। नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट एक अपसारी प्लेट का एग्जाम्पल है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही। इतना ध्यान में रखिएगा, चीजें हो जाएंगी। तो यहां पर है ना हाली गुब्बी एक किस प्रकार का ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है? अपसारी सीमा का एग्जाम्पल है। कौन सी अपसारी सीमा, कौन से प्लेट यहां पर है? नूबियन प्लेट और दूसरा सोमालियन प्लेट, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये एक बात हमको और समझ में आई। अब इसी में अगर हम बात करें कि जो ज्वालामुखी या ये जो इरप्शन यहां पर हुआ है उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। और प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहता है कि ज्वालामुखी का कारण दो ही होगा मुख्यतः, और तीसरा मतलब दो ही मुख्यतः कारण होगा। एक प्लेट एक दूसरे से टकराए और एक प्लेट नीचे जाए बेनियफ जोन में, वहां जाके पिघले और पिघल करके मटेरियल ऊपर आए। या दूसरा तरीका हो सकता है कि प्लेट एक दूसरे से दूर जाए। इथोपिया में जो हो रहा है वहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, अपसारी सीमा का एग्जाम्पल है ना। अब छोटा सा बस पॉइंट, गागर में सागर की तरह, समय कम है क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, लेकिन ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस करेंगे। जब भी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से मैग्मा को आने का रास्ता मिल जाता है। और ऐसे में अगर मैग्मा के रास्ते में अवरोध ना हो तो ये विस्फोट नहीं करेंगे, आराम से निकलेंगे, फैल जाएंगे, बहुत ज्यादा आपदा लेकर के नहीं आएंगे। तो चूंकि यहां पर नूबियन प्लेट और इथोपियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो मैग्मा आया, आकर के आराम से फैल गया। शांत प्रकार का ज्वालामुखी, गैर विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है हाईली गुब्बी। क्लियर है? ये इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर इसी को हम कहें कि जो नीचे से मैग्मा आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, यूपीएससी पूछे, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि देखिए जब दो प्लेटें टकराती हैं, जब एक प्लेट नीचे जाता है तो ये जो प्लेट नीचे गया ये ऊपर, पहले तो ऊपर था, आज ये नीचे चला गया, तो ऊपर बालू बहुत होगा, लोहा तो नीचे होगा, तो ये बालू नीचे गया और बालू नीचे जाकर के पिघल गया और यही बालू ऊपर आ गया। इसको कहते हैं अम्लीय लावा। तो जब दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो इससे जो मुख्यतः ज्वालामुखी या मैग्मा आता है वो अम्लीय होता है। लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो कोई बालू तो नीचे गया नहीं,
प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो नीचे का जो भारी चीज होगा वो ऊपर आएगा, उसमें धात्विक खनिजों की मात्रा ज्यादा होगी। किसकी मात्रा ज्यादा होगी? धात्विक खनिजों को। ऐसे लावा को हम क्षारीय लावा के नाम से या बेसाल्टिक लावा के नाम से जानते हैं। तो आप ही लोग मुझे बताएं कि इथोपिया में अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर गई हैं तो किस प्रकार का लावा बाहर आएगा? क्षारीय लावा। ठीक है, अब एक छोटी छोटी बातें और। अब अगर अम्लीय लावा होगा, यानी कि जब दो दो प्लेटें जाएंगे नीचे टकराएंगे, टकरा करके ऊपर आएंगे, तो जो लावा आता है वो अम्लीय है। अम्लीय लावा फेविकॉल की तरह है, फेविकॉल की तरह चिपचिपा होता है, उसकी प्रकृति है। क्यों, वो करेंगे ज्वालामुखी क्लास में, लेकिन कुल मिला के उसकी प्रकृति चिपचिपी है, फेविकॉल की तरह है, तो बहुत ज्यादा फैलेगा नहीं। और ये जो हेलीगुब्बी में हुआ है वो अपसारी सीमा का एग्जाम्पल है। प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, और प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो नीचे से जो मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये मैग्मा कम चिपचिपा है, कम चिपचिपा है। तो कम चिपचिपा है तो दूर तक फैलेगा। इसकी विस्कोसिटी या चिपचिपाहट है ना, चिपचिपाहट तुलनात्मक रूप से कम है, इसको ध्यान में रखिएगा। और चिपचिपाहट कम है तो दूर से फैलेगा। और चूंकि ये जो मैग्मा है वो ज्यादा गहराई से आता है, क्योंकि यहां पर तो प्लेटें ऊपर से नीचे गई, एक पॉइंट पे पिघल करके ऊपर आ गई, और यहां पर जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ज्यादा गहराई से मटेरियल आएगा, और ज्यादा गहराई से आएगा तो उसका तापमान ज्यादा होगा, और अगर उसका तापमान ज्यादा होगा तो ऊपर आकर के ठंडा होने में समय लगाएगा, और जब तक ठंडा नहीं होगा, ठोस नहीं होगा, तब तक फैलता रहेगा, तो दूर तक विस्तारित होता है। पतला भी है इसलिए भी दूर तक, और तापमान भी ज्यादा है इसलिए भी। अब जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो दरार पड़ा, तो बहुत सारा गैस तो ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे ज्वालामुखी से गैस की उत्पत्ति भी है ना आसानी से निकल जाती है, और वो गैस विस्फोट नहीं कर पाता है। प्रेशर कुकर में सीटी लगा हुआ है, प्रेशर कुकर का सीटी खराब हो जाए तो इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद वो प्रेशर कुकर का विस्फोट होना है। तो सीटी का मतलब है दरार, है ना, जिससे अंदर का या जल वाष्प या गैसेस बाहर निकल रहे हैं, तो विस्फोट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सीटी खराब हो जाए तो इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद वो जो प्रेशर कुकर है उसमें विस्फोट होना तो तय है। तो जब दो प्लेटें टकराती हैं तो सीटी खराब हो गया है, नीचे का गैस ऊपर नहीं आ पाएगा, विस्फोट से ही आएगा। तो भूकंपी गतिविधियां भी ज्यादा होंगी, यहां पर भूकंपी गतिविधियां भी कम। ठीक है, तो यहां पर जो कुछ पॉइंट लिखा है इसमें सिलिका की मात्रा कम है और लोहे की मात्रा ज्यादा है। क्लियर, इसका तापमान उच्च होगा क्योंकि ज्यादा गहराई से आएगा। मैग्मा पतला होगा, विस्कोसिटी इसकी प्रकृति है कि कम चिपचिपा होता है। गैस आसानी से निकल जाते हैं दरारों के माध्यम से, और उस पूरी प्रक्रिया में चूंकि गैस निकल गए हैं तो आमतौर पर गैर विस्फोटक होगा। ये कुछ हेलीगुब्बी के संदर्भ में उस दिन स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा जो आपके सामने रखा जाए। चलिए, अब इसमें जो नेचर ऑफ इरप्शन है वो कैसा है? दरारी उद्भेदन का एग्जाम्पल है ना। किस प्रकार का लावा? दरारी उद्भेदन का। और लावा मुख्य रूप से लावा का प्रवाह जो होगा उसमें गैस की मात्रा तुलनात्मक रूप से क्या होगी? कम होगी। और गैस की मात्रा कम होगी, है ना, और लावा चिपचिपा कम है, तरल ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि दूर तक फैलेगा। और दूर तक फैलेगा तो वैसी स्थिति में दूर तक फैलेगा, वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो लावा होगा ये बहुत ऊंचे शंकुओं का निर्माण नहीं करते हैं, है ना। ज्वालामुखी में शंकु बनता है, तो चूंकि लावा चिपचिपा होता तो वहीं निकलता, वहीं जम जाता, तो शंकु बनते, है ना। कोन कहा जाता है, ऐसे कोन का, ऊंचे कोन्स का निर्माण होता। लेकिन इस ज्वालामुखी से शंकु नहीं, ढाल बनेगा। जैसे हम तलवार चलाते हैं तो एक ढाल रखते हैं ना, ढाल का जो स्लोप होता है मंद होता है, शील्ड कहते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी बनाएगा वो शंकु आकार का आकृति नहीं होगा, ये शील्ड आकार का होगा। कहीं लिखा होगा शील्ड आकार का होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसी कुछ बातें उस दिन हो तो उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मूव करता हूं आगे, है ना। उम्मीद करता हूं कि इसकी समझ अच्छी बनी होगी। अब चूंकि नवंबर के महीने में हुआ था और जो ज्वालामुखी का ये विस्फोट हुआ वो बहुत ज्यादा विस्फोटक प्रकृति का नहीं था, लेकिन जो गैसेस थे जो इससे रिलीज हुए वो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक धकेले गए। और इस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक धकेले गए तो एक तो मसला क्या हो गया? वायु प्रदूषण का। और जो भी प्राकृतिक रूप से चट्टाने या मैग्मा या जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें बहुत प्रकार की गैसेस निकलती हैं, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स। तो सल्फर जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो इसका मतलब है अम्लीय वर्षा होने की पॉसिबिलिटी, वायु प्रदूषण की संभावना है। और दूसरा, इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कर पाना, यानी कि हवाई यात्रा कर पाना मुश्किल काम होगा बेसिकली, क्योंकि 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर, है ना, डस्ट पार्टिकल्स को फोर्स किया गया है तो इंजन फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो क्या होगा, है ना, डाइवर्ट किए जाएंगे, जो रूट्स होंगे उसको डाइवर्ट किया जाएगा, है ना। नवंबर दिसंबर में आपने पढ़ा होगा कि नवंबर में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का वन ऑफ द मेजर रीजंस, एक रीजन में से एक है हाईली गुबी ज्वालामुखी, कि वहां से उड़ता हुआ कुछ डस्ट, है ना, भारत की तरफ चला आ रहा है, और चला आ रहा है तो वैसी स्थिति में प्रदूषण बढ़ाने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वो मेजर रीजन नहीं था। लेकिन हाँ, ये सब कुछ इसके इफेक्ट हैं, इसके कुछ प्रभाव। ये हम लोगों ने इथोपिया कंप्लीट कर लिया, इथोपिया वाला हिस्सा हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूं कि इसको लेकर के एक ठीक ठाक समझ आपकी बन गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले देश की तरफ मूव करते हैं लगातार, है ना। कीनिया है अगला देश। कीनिया के बारे में भी हमको समझ बनाने की जरूरत है कि जो कीनिया का मसला है उसको भी